निगहित संधि देखा। उसके पहले हमने स्वर संधि देखी थी। और आज हम व्यंजन संधि देखने वाले हैं। मतलब व्यंजन संधि का हम आज अध्ययन करेंगे। और ये संधि में जो पोर्शन है, मतलब तीन प्रकार के संधि है। तो उसमें स्वर, निगहित और व्यंजन। तो आज हम व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे जैसा नाम दिया है, स्वर संधि का मतलब स्वर से स्वर का संधि। निगहित संधि मतलब स्वर से निगहित का संधि। वैसे ही व्यंजन संधि का मतलब क्या होता है, स्वर से व्यंजन या व्यंजन से व्यंजन। ये ऐसा इसका मतलब डेफिनेशन हो जाएगा, मतलब इसका मतलब हो जाएगा। तो आज हम व्यंजन संधि जो है वो देखेंगे। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन पर मैं अच्छी तरह से आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। व्यंजन संधि। तो इस पे मैं पहला नियम आपको बताता हूँ, आप भी लिख लीजिए। स्वर के बाद, स्वर के बाद व्यंजन हो, व्यंजन हो तो, हो तो प्रायः पूर्व स्थित, पूर्व स्थित ह्रस्व तथा दीर्घ स्वर, पूर्व स्थित ह्रस्व तथा दीर्घ स्वर का क्रमशः, क्रमशः दीर्घ तथा ह्रस्व हो जाता है, हो जाता है। अभी ये जो नियम है मैं आपको इसका एक्सप्लेन करूंगा। ये क्या लिखा है, स्वर के बाद व्यंजन हो तो, स्वर के बाद व्यंजन हो तो प्रायः पूर्व स्थित ह्रस्व तथा दीर्घ स्वर का, मतलब स्वर के बाद अगर व्यंजन हो, मतलब यहाँ पे अगर ये स्वर है और इसके आगे कोई व्यंजन है, ये प, तो प्रायः पूर्व स्थित ह्रस्व, मतलब ये अभी प्रायः मतलब शुरुआत में, पूर्व स्थित मतलब ये पहला आगे वाला, ये ह्रस्व तथा दीर्घ स्वर का, ये अभी ह्रस्व है और ये दीर्घ है। ये ह्रस्व तथा दीर्घ स्वर का क्या हो जाता है, क्रमशः दीर्घ तथा ह्रस्व, मतलब उसका उल्टा हो जाता है। ये ह्रस्व है तो क्रमशः वो क्या हो जाएगा, दीर्घ है, मतलब अ का क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, आ प्लस प। और आ ये दीर्घ है तो उसका क्या हो जाएगा, ह्रस्व, मतलब अ प्लस प। ये ई जो है ये ह्रस्व है तो ये दीर्घ हो जाएगा। और ई जो है ई जो दीर्घ है वो ह्रस्व हो जाएगा। तो ये नियम का ये अर्थ निकलता है। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया, लेकिन एक्चुअल एग्जांपल में उदाहरण देके मैं आपको अभी समझाता हूँ कि कैसे वो ह्रस्व का दीर्घ और दीर्घ का ह्रस्व बनता है। ओके। अभी हम देखते हैं एक शब्द मुनीचर।
मुनि चरे। ओके। अभी यहाँ पे हम देखेंगे, ये पहला जो शब्द है उसका आखिरी स्वर क्या है। ये नी हमने दिया, तो ये क्या है, न प्लस ई है। तो ये पहली वेलांटी है, मतलब, तो इसलिए ये ह्रस्व ई यहाँ पे मैंने लिखा है। लेकिन इसके आगे क्या आया है, चरे आया है। तो चरे में का च जो है ये क्या है, व्यंजन है। अभी ये च कैसा है, ये च प्लस अ है। तो ये च व्यंजन आया, किसके आगे आया, ये ई जो है पूर्वस्थित ह्रस्व स्वर पूर्वस्थित ये जो ई है उसके आगे व्यंजन आया। तो हमारे नियम के अनुसार ये जो च जो है ये क्या है, सॉरी, ये ई जो है ये क्या है, ह्रस्व है। तो ये इस ई का क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। मतलब ये ऐसा दीर्घ हो जाएगा। ये यहाँ पे हमने देखा है, ह्रस्व तथा दीर्घ दीर्घ स्वर का क्रमशः मतलब रिस्पेक्टिवली दीर्घ तथा ह्रस्व हो जाता है। मतलब ह्रस्व का दीर्घ और दीर्घ का ह्रस्व। तो ये ह्रस्व ई का दीर्घ ई बन गया। तो हम यहाँ पे न प्लस ई प्लस च रे। ओके। तो यहाँ पे सॉरी, ये जो च जो है इससे इसकी संधि नहीं होगी। ये मैंने ये गलत कर दिया यहाँ पे। हाँ, ये जो न जो है ये इस ई से, यहाँ पे ई है था ना, ये, हाँ, तो ये जो न है तो ये ह्रस्व से यहाँ पे संधि होती हुई थी। अभी ये न को दीर्घ मतलब ऐसा इसका संधि हो जाएगी। मतलब ये ई जो है ये इसमें मतलब दीर्घ विलांटी में उसका रूपांतर हो जाएगा, मतलब नी हो जाएगा। और इसके पहले क्या लिखा था, मुनि मुंह था, तो ये लिख दिया। और ये चरे जो है वो जैसा था वैसे मुनि चरे। अभी यहाँ पे देखिए आप, ये नी ह्रस्व था, यहाँ पे दीर्घ हो गया, क्योंकि ये च जो है उसके स्वर के आगे च का क्या हुआ, आगमन, व्यंजन का आगमन, आगमन हुआ, आगम हुआ। च ये क्या है, व्यंजन है। इसी तरह हम माला भारी, माला भारी शब्द लेंगे, या सम्मा, माला भारी शब्द से क्या हो जाएगा, माला का अभी ये ला का क्या है, आ है, आ स्वर मतलब दीर्घ है। तो ये क्या हो जाएगा, ह्रस्व हो जाए। मतलब ओ लो को क्या लगाना पड़ेगा, हमें अ लगाना पड़ेगा, तो वो ओनली ल हो जाएगा। तो ये माँ जैसा है वैसा ही माल भारी, ये इसकी व्यंजन संधि हो गई। सम्मा प्लस धम्मो, तो ये यहाँ पे आ है, सम्मा, आ स्वर आया है, ये दीर्घ है, तो इसका ह्रस्व हो जाएगा अ। तो मतलब क्या हो जाएगा, अ अगर डबल म को लगा दिया तो क्या होगा, सम्म, सम्म धम्मो, ऐसा हो जाएगा। दूसरा उदाहरण हम लेंगे, खंती, खंती परमंग, खंती परमंग। यहाँ पे क्या है, ह्रस्व ई है, तो क्या बन जाएगी, दीर्घ ई।
तो ये ऐसा, ये खंतीय यहाँ पे ऐसा लिखा है तो वो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। ये ई यहाँ पे ऐड कर दिया तो ख परम, खंती परमम। ये पहला व्यंजन का नियम है। मतलब स्वर के बाद अगर व्यंजन आए, स्वर के बाद अगर व्यंजन आए, तो जो पहला वाला जो स्वर होता है, पहला शब्द में जो स्वर होता है, अगर वो दीर्घ है तो वो हमें ह्रस्व करना है, ह्रस्व है तो उसे दीर्घ करना है। जायति लोको। अभी यहाँ पे जायति, ये क्या है, ह्रस्व ई है। ओके, अभी इसका क्या करेंगे, दीर्घ करेंगे दीर्घ तो हो ये, जाएगा। हाँ, ई का, ती को क्या करेंगे, जा य ती लोको। ओके, सम्मा एव, सम्मा एव, मतलब ये सम्मा दीर्घ है तो ये क्या होगा, ह्रस्व, सम्मा एव। तो इसी सम्मा देव, यहाँ पे और एक नियम लगा दिया है उन्होंने। ये ए के पहले द का आगम आगम कर दिया है। मतलब सम्मा, हमने देखा ना, सम्मा देव, सॉरी, सम्मा देव, ऐसा हमने देखा। व र त ग म, ऐसे जो कुछ व्यंजन है तो वो क्या करते हैं, शब्दों को जोड़ते हैं, मतलब कंजन करते हैं, मतलब जोड़ते हैं। जैसे ट्रेन के डब्बे एक दूसरे को जोड़ते हैं ना, उसी तरह ये दोनों पद एक दूसरे को जोड़ने वाले कुछ व्यंजन है। तो उसमें अगर ए अगर आया आगे, तो उसका यहाँ पे द होता है। ओके, तो ये पहला प्रकार का नियम हो गया व्यंजन संधि में। दूसरा जो नियम है वो है, लिख लीजिए, स्वर से परे, स्वर के बाद म्हणा किंवा स्वर से परे म्हणा, काही पण कुछ भी कहिए आप, स्वर से परे व्यंजन हो, व्यंजन हो, तो उसका, तो उसका कभी कभी, ये कभी कभी आया, कभी कभी द्वित्व हो जाता है। ये बहुत बार हमें मिलता है, द्वित्व हो जाता है, हो जाता है। ये वो पाली टेक्स्ट में हमें ये नियम बहुत बार मिलता है। वो अभी आपको पता चलेगा वो कैसा है। मतलब अभी स्वर से परे व्यंजन हो तो उसका कभी कभी द्वित्व हो जाता है। हम पहला उदाहरण लेंगे, दु कतंग, दु प्लस कतंग। हम्म? तो यहाँ पे देखिए, ये जो दु है तो ये क्या है, द प्लस उ है। ओके, तो ऊ के परे क्या व्यंजन हो तो परे क्या, कौन सा व्यंजन है, क है। ये स्वर जो है उसके परे व्यंजन क्या है, क है। और ये तंग हम वैसे ही लिखेंगे। तो अगर स्वर के परे व्यंजन हो तो उसका, मतलब व्यंजन का, उसका ये क का कभी कभी क्या होता है, द्वित्व हो जाता है। मतलब क और क, मतलब डबल। मतलब अभी ये द प्लस उ का क्या हुआ, दु हो गया। और ये क का ये नियम से द्वित्व हो गया, दु क, और ये तंग।
तो ये ऐसे शब्द बहुत सारे मिलते हैं। दुक्कतन, हाँ, दुक्कतन। पगहो, प प्लस गहो, तो ये प प्लस अ है, तो ये स्वर के परे व्यंजन आया ग, और ये हो, तो ये ग जो है इसका क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा, मतलब डबल ग हो जाएगा। ओके, तो ये प और ये डबल ग हो। ओके, और इसके नियम और इसके उदाहरण और देता हूं मैं आपको। दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूँ, जो कि हम हमेशा कहते हैं और उसका उच्चारण जो है वो बहुत ही गलत करते हैं। हम्म, वो कौन सा है, अप प्लस पमाद, सॉरी अप नहीं, अप, अपमाद। ओके, अपमाद। ओके, अभी यहाँ पे देखिए, ये अ जो है ये स्वर है, ये स्वर है, उसके आगे क्या है, ये प जो है व्यंजन है। तो इस व्यंजन का हमें क्या करना है, द्वित्व करना है, मतलब डबल करना है उसे, मतलब प को प जोड़ना है। और ये माद, ये जो है ये यहाँ पे लिखा, और ये जो अ जो है ये स्वर जैसा है वैसा ही लिखा। तो क्या हो गया शब्द, अपमाद हो गया, अपमाद हो गया। तो ये जो अपमाद जो है, ये इसका उच्चार हम कैसे करते हैं, अपमाद करते हैं, अपमाद करते हैं, लेकिन ये गलत है। मैंने बहुत जगह ये सुना है। कौन से किस में आता है, अपमादेन, अ, इसमें आता है ये, अपमा अपमादेन ऐसे कहते हैं। वय धम्म संखारा, ऐसा भी एक ये है, वय धम्मा संखारा, खारा, अपमादेन, संपादित, हाँ संपादित। तो ये अपमादेन संपादित ऐसा नहीं कहना है, क्या कहना है, अप अपमादेन। ये पमाद जो है ये इसका ठीक से उच्चार आना चाहिए, मतलब जो नष्ट होने वाले जो धम्मा जो है, संखार जो है, उसे हमें क्या करना है, प्रमाद रहित, मतलब आलस बिना हमें उनका क्या करना है, संपादन करना है, संपादित ऐसा, अपमाद। तो तो ये यहाँ पे ध्यान रखिए, अपमाद। और चौथा उदाहरण मैं आपको देता हूँ।
वी प्लस न्याण, ओके। तो यहाँ पे स्वर क्या है, ई है। हाँ, तो सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, एक ही न्य चाहिए। विज्ञानम, ऐसा, विज्ञानम। तो ये जो न्य जो है, अभी इसका क्या होगा, द्वित्व होगा। तो ये आधा न्य और आधा ये, और ये नंग। तो ये वी जो है, जैसा था वैसा हमने लिखा। तो शब्द क्या हो गया, विज्ञानम। जैसे कि हम बहुत जगह पे इसे उसका उच्चार करते हैं, जैसे कि अविद्या पच्चया संखारा, संखारा पच्चया विज्ञानम, ऐसा। तो ये विज्ञानम शब्द कैसे बना, ये व्यंजन संधि है। ये आपको पता होना चाहिए, ये व्यंजन संधि है। मतलब न्या का द्वित्व हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये जो ई है ये पूर्व स्थित में है, और पूर्व स्थित जो स्वर है उसके अगर ये न्य जो व्यंजन है, ये व्यंजन आ गया, तो इसीलिए उसका क्या होता है, द्वित्व होता है। ये नियम है। ओके। और इसका उदाहरण, हाँ, अभी हम तीसरा नियम देखेंगे। हाँ, ये नियम जो है तीसरा, ये बहुत ही जरा मतलब ध्यान देने योग्य है। तो आप सभी लोग यहाँ पे, सभी विद्यार्थी यहाँ पे जरा अच्छी तरह से साधुकम मनसी करो था। ओके। हाँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तीसरा नियम आप लिख लीजिए। यदि किसी वर्ग के, यदि किसी वर्ग के, यदि किसी वर्ग के दो चतुर्थ या द्वितीय, या द्वितीय वर्ण संयुक्त हो, संयुक्त मतलब जोड़ दिया गया है। हाँ, संयुक्त मतलब जोड़, जोड़ना, संयुक्त हो, तो उनके पहले का, तो उनके पहले का क्रमशः, क्रमशः मतलब उसी वर्ग का, उसी वर्ग का, उसी वर्ग का तृतीय मतलब तृतीय, या प्रथम वर्ण हो जाता है, हो जाता है। ओके। क्या है इस नियम में, यदि किसी वर्ग के दो चतुर्थ या द्वितीय वर्ण संयुक्त हो, तो उनके पहले का क्रमशः मतलब उसी वर्ग का तृतीय या प्रथम वर्ण हो जाता है। जैसे कि अभी हम उदाहरण देते हैं, उससे आपको समझे। तो ये जो है, मैंने यहाँ पे अ प्लस खंती, ये उदाहरण लिया। ओके। तो यहाँ पे किसी वर्ग के दो
चतुर्थ या द्वितीय वर्ण संयुक्त हो तो क्या होता है, उसके पहले का क्रमशः उसी वर्ग तृतीया का प्रथम तृतीया या प्रथम वर्ण हो जाता है। तो ये क्या हुआ, अ प्लस अ प्लस ख, ये आधा ख आएगा। एक मिनट। हाँ, ये ख, ख, ये आधा ख और ये पूरा ख है ना, अब ख ती, ये और ठीक से लिखता हूँ, ये अ प्लस ये, हाँ ये ख टी। ओके। अभी देखिए, अभी अभी हमने अभी अभी तीसरा नियम हमने देखा शायद ना। तो क्या होता है, स्वर के बाद अगर व्यंजन आए तो उस व्यंजन का क्या होता है, द्वित्व हो जाता है। ये ये नियम यहाँ पे लग गया, द्वित्व हो गया उसका। ओके। तो क्या होगा, द्वित्व होने के बाद वो बन गया खंती, ये ख को ख लग गया। लेकिन अभी हम क्या कह रहे हैं, यदि किसी वर्ग के दो चतुर्थ या द्वितीय वर्ण, हाँ, संयुक्त हो, अभी ये संयुक्त है मतलब जोड़ दिया है, लेकिन ये ख क्या है, कौन सा वर्ण है, अभी हम यहाँ पे लिखते हैं, क, ख, ग, घ और अंग। तो ये ख जो है, ये कौन से कौन से जगह आया है, द्वितीय आया है। ओके। ये प्रथम है, ये द्वितीय है, ये चतुर्थ है, और ये सॉरी, ये तृतीय है, ये चतुर्थ है, ये पंच है। ओके। अगर द्वितीय वर्ण जो ख जो है, तो उसका क्रमशः क्या होता है, द्वितीय का प्रथम हो जाता है। ओके, यहाँ पे देखिए, ये द्वितीय वर्ण चतुर्थ का तृतीय, ये और द्वितीय का प्रथम। तो ये द्वितीय का प्रथम जो है वो क्या है, क है। तो ये ख जो है, इसके जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, आधा क लिखना पड़ेगा, आधा क और ख। और तो ये क्या हो गया शब्द, अखंती, अखंती। इस नियम के अनुसार ये फाइनल उसकी क्या हो गई, संधि हो गई। ओके। तो ये बनाते वक्त हमें इसके पहले जो मैंने जो नियम दिया, द्वित्व का नियम आपको बताया था, उसका भी हमें सहारा लेना पड़ता है। ओके। अभी और एक दूसरा उदाहरण हम लेंगे, निठा, नी प्लस था नंग। ओके, नी प्लस था नंग। अभी ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये नी जो है ये तो स्वर है, उसके आगे जो है ठ, ये इसका क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा। मतलब ये कैसा लिखना है, नी प्लस ये ठ और ये ठ, ठा, नंग। ओके। एक, ये ज्यादा हो गई थी, एक मिनट। हाँ, निठानम, ये इसका क्या हो गया, डबल हो गया। ओके, द्वित्व हो गया मतलब। अभी ये जो ठ जो है, इसका जो वर्ग है, ये वो कौन सा है, ट, ट ठ, वर्ग। ड, ट, ठ, ड, ढ और न। ओके। अभी ये ठ जो है, ये कौन से नंबर पे है, ये द्वितीय नंबर पे है। तो ये ठ का
क्या हो जाएगा, प्रथम जो नंबर पे जो ट है उसका रूपांतर हो जाएगा, मतलब ये जो आधा ठ जोड़ा है तो उसका क्या हो जाएगा, ट हो जाएगा। ये नियम के अनुसार देखिए, ये द्वितीय का प्रथम वर्ण हो जाता है। तो हम अभी यहाँ पे नी प्लस ये आधा ठ का ट हो गया, और ये ठा जो है निठान, मतलब निठा नंग ऐसे भी लिखते हैं, एक दूसरे के नीचे भी लिखते हैं या ऐसे सामने भी लिखते हैं, निठानंग। ये क्या हो गया, ये ये जो नियम दिया है उसके तहत ये व्यंजन संधि हो गई, व्यंजन संधि। ओके, और उदाहरण हम लेंगे थोड़ा, आपको वर्ड पे जरा मैं जो कह रहा हूँ उस पे ध्यान रखना है। संघमित्रा रेज हैंड, हाँ बोलिए। संघमित्रा जी, इसको इनको सर अनम्यूट। वहाँ पे आपने छोटे न की जगह बड़ा न लिखा ना सर, वो बड़ा न होगा कि छोटा ही रहेगा? क्या क्या कौन सा, नो? अभी जो नी ठाण, तो वो बड़ा न रहेगा कि छोटा न रहेगा सर? ये छोटा ना रहेगा। छोटा ही रहेगा ना? हाँ हाँ थैंक यू सर। हाँ हाँ, मैंने क्या गलत लिखा था क्या, ऐसा ऐसा रहेगा, हाँ हाँ ठीक है। निठान, निठानम, ऐसा रहेगा, बराबर है ना? हाँ सर ठीक है सर। तो, निठाना। हाँ, सर निठाना का क्या मतलब होता सर? निठान, स्थान का मतलब होता है स्थान। हाँ, स्थान। स्थान, हाँ। थैंक यू सर। एक मिनट, हाँ हाँ। अभी दूसरा उदाहरण हम देखेंगे, यस प्लस थेरो। ओके, यस थेरो। ओके, अभी यहाँ पे स है, तो नो डाउट स प्लस अ ये स्वर आ गया, उसके आगे ये थेर रो है, तो ये व्यंजन आ गया। तो हमारे दूसरा द्वित्व का नियम के अनुसार क्या होगा, यह स, ये डबल थ थे रो। ओके, ये द्वित्व का नियम से ये हो गया। अभी ये जो थ जो है, तो ये इसका कौन सा वर्ग है, कौन से वर्ग में आता है थ? ये सर सेकंड में आएगा, त वग्गामध्ये दुसरं भाग, सेकंड नंबरवरती. त वर्गामध्ये का, हो. त वर्ग में, हाँ, येस सर. त थ द ध न. त थ द न, त थ द ध न, ऐसा। तो ये थ जो है ये द्वितीय नंबर पे है, तो इसे हमें क्या करना है, इसके बजाय हमें प्रथम वर्ण का जो त है उसको यहाँ पे लिखना है। तो कैसा लिखना है, य स त, ये लिख दिया, ये थ हमने यहाँ पे लोप कर दिया, और ये जो थे है वही से जोड़ दिया, और थेरो।
मतलब यसत थेरो, ये इसका क्या हो गया, व्यंजन संधि हो गई। ओके, समझ में आ रहा है ना। अगर ध होता तो ये ध के बजाय, आधा ध के बजाय हम यहाँ पे द होता, क्योंकि ये जो है चतुर्थी, चतुर्थी का नंबर है, 4 नंबर पे है, तो इसके बजाय हम तीसरा लेंगे। अगर दूसरा आया तो हम पहला लेते हैं, ऐसा इसका मीनिंग है। आप ध्यान में रखिए ऐसा। ओके, जैसे कि अ प्लस फूटंग। ओके, अ प्लस फूटंग। ओके, अभी ये फ का क्या होगा, द्वित्व होगा, डबल फ टंग। ओके, सॉरी ये वो है ना, ये है। अभी द्वित्व हो गया, तो ये जो अभी फ जो है, इसका कौन सा वर्ग है, फ, प वर्गामध्ये येईल सर, आणि फ दुसऱ्या नंबरवरती येतं. प, प, फ, क्या होता है, प, ब, ब भ भ, म। म. हाँ, ओके। अभी ये दूसरे नंबर पे है, तो हमें क्या लेना है, ये फ के बजाय प लेना है। ओके, तो हम अ, ये आधा फ जो है उसे हम प से रिप्लेस करेंगे, और ये फ उसको जोड़कर ये उकार, और ये टंग जैसा है वैसा, मतलब अब फुटंग। हाँ, कैसा लिखेंगे, अ फुटंग, ऐसा लिखना पड़ेगा, ये आधा प है। ओके, तो ये है, ये कितवा नियम बताया मैंने आपको, तीसरा या सर ये चौथा, तीसरा नियम है. तीसरा, हाँ। तो ये सर जो इसके है, साथ में सर इसका मीनिंग भी बताते जाएगा इस वर्ड का, तो काफी अब अच्छा हो जाएगा. फुटंग, फुटंग का मतलब होता है स्पर्श। फस, फस का ये क्या है, क्या बोलते हैं उसे, पास्ट पार्टिसिपल, थैंक यू फुटंग। सर. हाँ, स्पर्श, मतलब स्पर्श नहीं हुआ है, ऐसा। ओके, अभी हम चौथा नियम देखेंगे इसमें। चौथा नियम जो है, यदि यदि इति शब्द के बाद, इति शब्द के बाद एव शब्द, एव शब्द, ये एव शब्द हो, तो विकल्प से, हाँ, यहाँ पे क्या दिया है, विकल्प दिया है, मतलब ऑप्शन दिया है, मतलब यू कैन चेंज, चेंज करने का यहाँ पे क्या दिया है, संधि दी है, मतलब विकल्प से इति का, ये जो इति दिया है शब्द, ये इति, इति का क्या होता है, इत्व होता है, मतलब इति के बजाय इत्व लिखते हैं, अगर एव शब्द उसके आगे आया, इति इत्व आदेश हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है, आदेश हो जाता है। हम्म? तो इसका उदाहरण है इति प्लस एव, ये इति प्लस एव। ओके, इति शब्द के बाद, ये इति है, उसके बाद क्या आया है, एव शब्द हो, मतलब ये एव, तो विकल्प से ये इति का इत्व हो जाता है, मतलब कैसे लिखेंगे, ई इत्वे व।
ओके। इत्वेव, इति प्लस एव का, ये इति का क्या होता है, इत्व होता है। मतलब अभी क्या हुआ, इत्व प्लस एव, ऐसा हुआ ना। ये इति के बजाय क्या लिया हमने, इत्व लिया, ये इत्व यहाँ पे लिया। तो अभी इसको जोड़ना है, तो त्व प्लस ए, स्वर ए जोड़ना है, तो क्या होगा, ये त्व के ऊपर मात्रा आएगी, त्वे व, ये ऐसा इसका व्यंजन संधि हो गई। लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखा है, विकल्प से, तो विकल्प से क्या होता है, इसका इच्छेव होता है, इच्छेव, इच्छेव होता है। तो इसका मतलब क्या है, इत्वेव और इच्छेव मतलब, इति मतलब असे, मतलब इस तरह, और एव का मतलब उस पे जोर देता है, मतलब इस तरह ही, ऐसे ही। और मराठी में हम इत्यादि कहते हैं ना, इत्यादि, इत्यादि, ये इत्यादि, इत्यादि मतलब ये ही, ऐसे ही, इच्छेव इसका मतलब होता है। तो ये चौथा नियम है, ये चौथा नियम है। अब हम लास्ट का नियम देखेंगे। ये लिख लिया आपने, सबने, समझ में आया। यस सर। हेलो, हाँ, यस सर। ओके। तो अभी लास्ट का जो है, ए तथा ओ के बाद, ये ए और ओ क्या है, स्वर है। इस स्वर के बाद यदि कोई भी वर्ण, यदि कोई भी वर्ण हो, तो उनका, अभी ए और ओ के बाद जो भी वर्ण आएगा उसकी बारी है, जो भी है वर्ण उसका क्या होगा, मतलब ए तथा ओ का, ए तथा ओ का क्या होगा, कहीं कहीं, कहीं कहीं ओ हो जाता है, ओ, सिंपली ओ हो जाता है। ओके, जैसे कि अभी हम देखेंगे, जस्ट एज, मतलब सैयद हाफी, अभी सा, सॉरी, सो, सो सिलवा, मतलब वह सिलवान, हाँ, ओके। अभी इसका हमें क्या करना है, संधि करना है। तो ये जो सो है, इसमें कौन सा स्वर आया, ओ, स प्लस ओ, मतलब सो, ओके। तो उनका मतलब ए और तथा ओ का, हाँ, उनका मतलब ए और ओ का कहीं कहीं क्या होता है, ओ हो जाता है। मतलब ये जो ओ है उसका क्या होता है, ओ होता है, ओके। तो ये स प्लस अ हो गया, और आगे क्या है, सीलवा। तो स प्लस अ क्या हो गया, स और सीलवा, स सीलवा, ये इसकी क्या हो गई, व्यंजन संधि हो गई, ओके। दूसरा, एसो धम्मो, ओके। एसो धम्मो,
तो यहाँ पे भी सो है, तो इसमें क्या है, स्वर ओ है, तो इस ओ का क्या होगा, अ होगा। तो ये ए प्लस स प्लस अ हो गया, और यहाँ पे धम्मो। तो ए प्लस स क्या हुआ, सॉरी, ए स प्लस अ क्या हुआ, स हुआ, और प्लस धम्मो। तो ये क्या हुआ, ए स धम्मो, मतलब एसो धम्म मतलब यह धर्म। हाँ, तो एसो धम्मो नहीं कहते हम, उसका संधि होने के बाद वो क्या होता है, एस धम्मो सनंतनो। ऐसा आपने सुना होगा ना, ये एक धम्म पद में आया है, एस धम्मो सनंतनो। कौन सा धम्म पद है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। कौन सा धम्म पद है, कोई बता सकता है, एस धम्मो सनंतनो। तो एसो धम्मो सनंतनो ऐसा है उसका। तो आपको पता होगा कि रजनीश, रजनीश जो है, ओशो रजनीश, इन्होंने ये ऐसे धम्म सनंतों पर बहुत बड़ा लिखान किया है, मतलब काम किया है। तो उनका जो बुक है, तो उसका नाम ही ऐसा है, ऐसे धम्मो सनातनो। उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है उसमें, मतलब धम्म का बहुत विविध एंगल से उन्होंने उसका स्पष्टीकरण किया है। ओके। तो इसी तरह और एक उदाहरण हम लेंगे, याचके, याचके आगते, याचके आगते। तो यहाँ पे के है, ओके, तो के क प्लस ए हो गया, यहाँ पे ए आया, ओके, ए। तो ए का क्या होगा, अ होगा, क्योंकि हम यहाँ पे, हमारा नियम है ए तथा ओ का क्या होता है, कहीं कहीं अ हो जाता है। तो ये ए का भी क्या होगा, अ होगा। अगर ये अ स्वर क को जोड़ दिया तो क्या होगा, याचक आगते। ओके, याचक आगते। लेकिन यहाँ पे अभी आपको मैंने जो नियम आपको आप पहले पढ़ाए हैं, सिखाए बताया है, तो यहाँ पे म का आगम होता है, म। जैसे कि य, र, व, द, हाँ, त, रो, ये जो कंजंक्ट व्यंजन है ना, वो दोनों शब्द के बीच में आकर उसे जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे म आता है, तो याचकम, याचकम। अभी ये आ जो है, तो ये आ म को जोड़ दिया जाएगा, तो याचक मा हो जाएगा, और गते, याचकमा गते, ऐसा इसका व्यंजन संधि हो जाएगी। ओके, याचकमा गते मतलब याचक आगते। ये आपको, मतलब ये अभी कैसा है कि बहुत इस पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। अगर शब्द आ गया तो उसका विग्रह, कौन सा शब्द व्यंजन आया है, स्वर आया है, ये इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसी तरह ये याचकमागते, याचकमागते, ऐसा ये व्यंजन संधि हो जाएगा। और लास्ट उदाहरण ऐसे ही मैं आपको देता हूं, अग्गो। एक मिनट।
अग्गो, अखा यति, अखायति, अग्ग खायति, अग्ग अखायति। तो यहाँ पे क्या आया है? अग्गो, ओ आया है। ओ का क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो गया? अग्ग हो गया। अभी इसके आगे भी ये स्वर है। तो ये स्वर जो है, तो इसका, इसके बीच में भी म का आगमन होता है। तो ये हम यहाँ पे म डाल देंगे, फिर ये अ, फिर अखायति, ये खायति। अभी आपको पता चलना होगा कि ये डबल ख का क्यों आया है। तो अभी अभी हमने ये वो नियम देखा है ना, द्वितीय का प्रथम होता है और चतुर्थ का तृतीय होता है वर्ण में, क वर्ग का। तो ये इसी के अक्ष का मतलब, ये अक्ष, अखाती, ये बनता है। तो ये ख का क्या हो गया? क ख के ये दूसरे पर है, तो ये पहला वाला उसको ये क जोड़ दिया, ये ख कट, तो अक्ष, अक्ष हो गया, अखायति। तो नियम में नियम बनते हैं, मतलब होते हैं। ओके, अखायति। तो ये क्या हो गया? अभी म और ओ क्या हो गया? म, अग्ग, म खायति। ओके, ये इसका व्यंजन संधि हो गया। और एक नियम मुझे यहाँ पे बताना है, मतलब आप लिख लीजिए, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, लिख लीजिए। जब कोई, जब कोई महाप्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन दो गुना, दो गुना होता है, मतलब दो बार दो गुना होता है, तो पूर्व वाला, मतलब पहला पूर्व वाला महाप्राण व्यंजन, ये ऐसा व्यंजन, व्यंजन महाप्राण व्यंजन अल्प प्राण में, अल्प प्राण में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ओके, अभी यहाँ पे देखिए, ये दो शब्द है, महाप्राण और अल्प प्राण। ये क्या है? जब हम देखते हैं वर्ग, ये क, ख, ग, घ और अंग, ये तो निगृहित है, ये आपको पता है, निगृहित मतलब अनुस्वार। लेकिन ये जो क ख ग, ये इसमें दो भाग है। तो ये जो पहला वाला और तीसरा वाला, ये जो है, ये क्या है? अल्प प्राण व्यंजन है। अल्प मतलब, इससे हम जब उच्चार करते हैं तो हमें जो श्वास जो है वो बहुत ही थोड़ा लेना पड़ता है, क और ग। ओके, लेकिन जब हम ख, ख और घ को जब उच्चार करते हैं तो हमें यहाँ से हृदय से हवा निकालनी पड़ती है, तो ये महाप्राण उसे बोलते हैं, ख, घ, ऐसा। ओके,
वैसे ही च, छ, ज, झ। तो ये च जो है और ये ज जो है, ये क्या है? अल्प प्रमाण है, सॉरी, अल्प प्राण है। हाँ, ओके। और ये छ जो है और ये झ जो है, इसे उच्चार करने के लिए हमें क्या करना होता है? और ज्यादा हवा छोड़नी पड़ती है, मतलब हृदय से निकालना पड़ता है, मतलब छ, झ, ऐसा। तो ये क्या है? महाप्राण है। छ और झ, ये महाप्राण है। और इसका निगहित क्या है? च का न्य, ये निगहित है। ओके। तो यहाँ पे क्या होता है? जो महाप्राण व्यंजन दो गुना होता है, तो उसका पूर्व वाला महाप्राण व्यंजन अल्प प्राण में परिवर्तित हो जाता है। तो हम उदाहरण लेंगे। नी, सॉरी, नी भय। ओके, नी भय। तो अभी यहाँ पे भ आया है, भ। तो ये कौन सा वर्ग है भ का? प, प, ब, भ। ओके। और प, प, ब, भ, म, ये इसका निगहित है। तो यहाँ पे क्या है? भ है। ओके, ये यहाँ पे ये आ गया। तो हम अभी क्या, ये क्या कहा उन्होंने? महाप्राण जो है, तो ये भ जो है, तो इसका क्या बन जाएगा? अल्प प्राण। मतलब भ का अल्प प्राण क्या है? ब है। ओके। तो ये ब जो है, उसमें परावर्तित हो जाता है। मतलब अभी ये यहाँ पे भी द्वित्व का नियम लगता है। नी भ य, ये परा द्वित्व का नियम लगा। लेकिन ये जो भ है आधा, उसका क्या होगा? ब होगा। मतलब महाप्राण का अल्प प्राण होगा। तो नी आधा ब, और ये य, और तो निभय, मतलब जिसे भय नहीं, ऐसा निर्भय हम कहते हैं ना मराठी में। जिसे भय नहीं, ऐसा निर्भय मराठी में कहते हैं। तो पाली में हम क्या क्या कहेंगे? ऐसा निभय कहेंगे। तो वो कैसा आया? यहाँ पे भी द्वित्व का नियम लग गया। और ये जो आधा है, ये महाप्राण है भ, तो उससे अल्प प्राण जो है ब, वो यहाँ पे उसे जोड़ दिया गया। तो निभय मतलब निर्भय, निर प्लस भय। तो हम मराठी में ऐसा लिखते हैं, निर्भय। ये निर्भय। ओके। इसी तरह सद्धम्मो, ऐसा होता है। स प्लस धम्मो। ओके। अभी यहाँ पे जो स जो है, ये जो ध है, ध, आधा ध प्लस ध मो। ओके। अभी ये ध जो है, ये कौन से वर्ग में आया? त, थ, द, ध, न। ओके, तो द। तो ये दो ध इधर आया, ये क्या है? महाप्राण है। और ये द जो है, अल्प प्राण है। ये थ जो है महाप्राण है, और ये त जो है अल्प है प्राण। ओके। तो ये ध जो है, आधा ध, अल्प प्राण में हमें परावर्तित करना है। तो स प्लस आधा द, और ये ध, और मो। तो क्या हो जाता है उसका? सत धम मो। ओके, सद्धम्मो, ये उसका व्यंजन संधि हो गई।
तो इसी तरह व्यंजन संधि में जो मैंने 5 या 6 आपको नियम बताया है, उसका अच्छी तरह से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस और उसके साथ रीडिंग भी करना पड़ेगा, तभी आपको ठीक से ये जो संधि जो है, मतलब स्वर संधि, व्यंजन संधि और निग्रही संधि, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और इसी तरह ये जो संधि का जो चैप्टर है, ये हमने आज यहाँ पे खत्म कर दिया, मतलब पूरा कर दिया। तो ये संधि का चैप्टर भी हमारे क्लास का आखिरी चैप्टर था, आखिरी चैप्टर मतलब लास्ट चैप्टर। तो ये हमने आज खत्म कर दिया, पूरा कर दिया है। इसका मतलब आज का भी हमारा ये जो क्लास जो चल रहा है 1 साल से, तो उसका भी आज क्या है, आखिरी दिन है। आखिरी दिन मतलब लास्ट क्लास है ये। ओके, तो इसके बाद क्लास नहीं होगा। अगर आपको इस क्लास के बारे में कुछ कहना है, या मतलब आज का अभी हम इसको क्या बोलेंगे, सेंड ऑफ ही कहेंगे। अभी बहुत कम लोग आज आए हैं, 23 ही लोग दिख रहे हैं मुझे, तो कोई बात नहीं। स्टार्ट में 150 लोग थे, लेकिन जिसको जैसा ये लगा कि पाली सीखना कितना गंभीर है, तो किन्होंने टाइम के वजह से नहीं किया होगा, किसी को कोई अड़चन आई होगी, लेकिन आखिरी तक अब 23 लोग यहाँ पे आए हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये 23 जो है, ये मेरे खरे ओरिजिनल सिपाही है, मतलब सैनिक है, पाली सीखने वाले। तो यही अभी ये जो मैंने आपको पढ़ाया है, सिखाया है, तो ये आप लोग सब आगे लेके जाएंगे, खुद भी पढ़ेंगे और दूसरों को भी पढ़ाएंगे, और पाली का साहित्य जो है, त्रिपिटक है, वो भी पढ़ेंगे, और लोगों को धम्म को जो है वो भी देंगे। ऐसी मैं इच्छा या अपेक्षा व्यक्त करता हूँ यहाँ पे। और अगर किसी को कुछ अपना बात कहनी है, मतलब मनोगत बोलते हैं ना लास्ट में, ये क्लास के बारे में या और कुछ बोलना है, तो आप बोल सकते हो। अ, मुझे यहाँ पे हेमलता रामटेके मैडम ने हाथ ऊपर किया है, बोलिए मैडम। हॅलो, जय भीम सर. हाँ जय जय भीम, भीम जय सर. भीम, जय भीम, जय हे भीम। इथे शेवटचं जे सांगितलं सद्धम्मो, तर इथे म पण डबल होणार का? नहीं नहीं, मैंने ये ये यहाँ पे लिखने का ये ऐसा सद्धम्मो, ये धम्मो म ही ऐसा सिंगल लिखा राहील है। की डबल होणार? ये धम्मो लिखा है ना, तो डबल ही है ना, धम्मो ऐसा लिखा है हाँ, मैंने। तो अच्छा ये हाँ, म यहाँ पे लिखना ठीक है ठीक है सर. रह गया गलती से, ऐसा धम्मो, तो सद्धम्मो। ओके, ठीक आहे ना सर. थँक्यू. ओके। सर